नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले नीतीश और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है। इस खींचतान के बीच नीतीश की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी को कड़ा संदेश दे दिया है। जेडीयू की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश कुमार, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यह बीजेपी को साफ संदेश दे दिया गया है कि नीतीश कुमार को फॉर ग्रांटेड ना लें, अब नफा नुकसान बीजेपी को तय करना है। बिहार चुनाव की चर्चा हर जगह हो रही है। इस बीच सी वोटर ने सर्वे किया है। सर्वे में नीतीश कुमार को झटका लग रहा है और तेजस्वी को बड़ी खुशखबरी मिल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चौंका दिया है। दरअसल ये सर्वे बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर है। सर्वे में सबसे आगे तेजस्वी यादव हैं, जिनके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। तेजस्वी को 36% लोग सीएम के उम्मीदवार के तौर पर पसंद कर रहे हैं। चौंकाया प्रशांत किशोर ने है, जो 17% के साथ नीतीश कुमार से आगे हैं। प्रशांत किशोर के बाद नीतीश कुमार आ रहे हैं 15% के साथ, फिर सम्राट चौधरी 13% और चिराग पासवान 6% के साथ आखिरी स्थान पर हैं। राहुल गांधी कांग्रेस में जान फूंकने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी के संगठन सृजन अभियान का आगाज किया। इस मौके पर एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को हराने का रास्ता गुजरात से होकर जाता है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी नेताओं से कहा था कि अपनी लड़ाई बीजेपी से है, अंदर नहीं। उनका इशारा साफ था कि पार्टी के अंदर गुटबाजी के बजाय बीजेपी से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। मार्च अप्रैल में अब तक राहुल गांधी गुजरात से कुल 3 दौरे कर चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से राहुल गांधी गुजरात में बीजेपी को हरा देंगे। राहुल ने कहा कि जिला संगठन को अहमदाबाद से नहीं बल्कि जिले से ही चलाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिला अध्यक्षों को अधिक जिम्मेदारी और ताकत दी जाएगी। अब जिला अध्यक्षों को चयन जमीनी नेताओं की सलाह से होगा, न कि ऊपर से थोपा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उन लोगों को मजबूती देना चाहती है जिनकी पकड़ बूथ पर है। उन्होंने संगठन और चुनाव लड़ने वालों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अब संगठन ये तय करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजेआई होंगे। उनसे पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। उनमें मोदी सरकार के 2016 के डीमोनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है। वो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के ऐतिहासिक फैसले में भी शामिल थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ हाई प्रोफाइल अवमानना कार्रवाई में बेंच में भी वो शामिल थे। जस्टिस गवई ने 19 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में कहा था कि पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी जज का इस्तीफा देना निष्पक्षता को लेकर लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। जुडिशियल एथिक्स और ईमानदारी ऐसी बुनियादी स्तंभ हैं जो कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखना जरूरी है। अगर विश्वास कम हुआ तो वो जुडिशियल सिस्टम के बाहर न्याय तलाश करेंगे। न्याय के लिए लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए कि सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल बगले झांकने लगे। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की धार्मिक संरचना पर सवाल उठाया, जिसमें अधिनियम संशोधन के बाद गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल किया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू न्यास बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? खुलकर कहें। सीजेआई ने बताया कि अधिनियम के अनुसार बोर्ड के 8 सदस्य मुस्लिम हैं और संभवतः केवल 2 नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तो हिंदू न्यास के सलाहकार बोर्डों में गैर हिंदू भी क्यों नहीं है? जब सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि इसी तर्क से वर्तमान बेंच मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, तो सीजेआई संजीव खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म
खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूजर द्वारा वक्फ को रद्द करने की व्यावहारिकता पर चिंता जताई। सीजेआई संजीव खन्ना ने देखा कि कई पुरानी मस्जिदें, खासकर 14वीं से 16वीं सदी की मस्जिदें रजिस्टर्ड सेल डीड्स नहीं रखती हैं। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, आप ऐसे वक्फ बाय यूजर को कैसे पंजीकृत करेंगे? उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे? उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे वक्फ को रद्द करने से बड़े मुद्दे पैदा हो सकते हैं। ये स्वीकार करते हुए कि कानून का कुछ दुरुपयोग होता है, सीजेआई ने जोर देकर कहा कि वास्तविक वक्फ संपत्तियां भी हैं जिन्हें लंबे समय से उपयोग के माध्यम से मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को भी पढ़ा है। वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। अगर आप इसे रद्द करते हैं तो ये एक समस्या होगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का पूरे भारत में प्रभाव होगा और याचिका को हाईकोर्ट में नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि एक हाईकोर्ट को याचिकाओं से निपटने के लिए कहा जा सकता है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि वो वक्फ अधिनियम पर रोक लगाने के पहलू पर कोई दलील नहीं सुन रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने और फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट पर कोई रोक है। सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जब हम दिल्ली हाईकोर्ट में थे तो हमें बताया गया था कि हाईकोर्ट खुद वक्फ की संपत्ति पर बना है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनुच्छेद 26 का सीधा उल्लंघन है। वक्फ अधिनियम 2025 में गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की अनुमति दिए जाने पर सिब्बल ने कहा, यह कानून इस देश के 20 करोड़ लोगों की आस्था पर संसदीय अतिक्रमण है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राज्य कौन होता है ये बताने वाला कि मेरे धर्म में उत्तराधिकार कैसा होगा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट 3 पॉइंट वाला अंतरिम आदेश आज सुनाने वाला था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांग लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश वापस लिया। 3 पॉइंट में पहला था, कोर्ट द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। दूसरा, वक्फ संशोधन एक्ट का वो प्रावधान लागू ना हो जिसके अनुसार किसी वक्फ संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कलेक्टर ये जांच कर रहा हो कि संपत्ति सरकारी जमीन है या नहीं। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के, लेकिन जैसे तैसे सीजेआई खन्ना रुके और अब कल का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले की बहस कल भी जारी रहेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रहे हैं। पहला ये कि अदालत ने जो भी संपत्तियां वक्फ घोषित की हैं उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने यह भी कहा कि वो उस प्रावधान पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि अगर किसी संपत्ति पर विवाद है कि वो सरकारी संपत्ति है तो जब तक नामित अधिकारी विवाद का फैसला नहीं कर लेता तब तक उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मरने वाले 3 लोगों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में 2 परिवारों के 3 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ममता ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन और हिंसा के दौरान जिनके मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव मनोज पंत घटनास्थल का दौरा करेंगे, उसके बाद मुआवजे की रकम तय की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। आप देख सकते हैं कि बंगाल जल रहा है। मुख्यमंत्री चुप हैं, वो दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने दंगाइयों को आजादी दे रखी है। सरकार चुप है। ऐसी अराजकता को कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसके एक दिन बाद यानी आज बुधवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं। इमामों की सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी चीफ ने कहा, योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते। बंगाल में बहुत आज़ादी है। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यूपी के योगी मॉडल से कुछ सीखना चाहिए।
ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी ने देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा जानबूझकर बदले की भावना से एजेंसियों का दुरुपयोग कर गलत केस करा रही है। हम इस झूठे केस के खिलाफ लड़ेंगे। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी आरएसएस क्या चीज है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद देश भर में प्रदर्शन किया। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में ध्यान धरने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन ये जमीन लूटने का अधिकार नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि बीजेपी की ओर से मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को धरना देने का अधिकार है, लेकिन ये सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड को दी गई सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग करने तक विस्तारित नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। अखिलेश यादव अपने ओडिशा दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सवाल किया गया। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह नहीं रह गई है। अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर ट्रंप ने पोस्ट किया, सभी जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने रास्ते से भटक गई है। ट्रंप ने यूनिवर्सिटी में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों की आलोचना करते हुए उन्हें मूर्ख कहा। उन्होंने लिखा, इस वजह से हार्वर्ड को अब पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी जगह भी नहीं माना जा सकता है और इसे दुनिया की महान यूनिवर्सिटीज या कॉलेजों की लिस्ट में भी नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मजाक है, ये नफरत और मूर्खता सिखाती है और इसे अब सरकारी फंड नहीं मिलना चाहिए। बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से भेजी गई मांगों की एक लिस्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.